हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आज के लेक्चर में भी हम लोग 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड होगा। और ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उस सभी के बारे में हम डीपली हम अपने लेक्चर में पढ़े थे। सो आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, कोई विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा। मतलब कि कोई लिटमस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़े थे कि लिटमस पत्र क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वही लिटमस पत्र को जब हम नीले लिटमस पेपर को जब हम लाल कर देता है तो वो क्या होगा। तो नीला को लाल कौन करता था? एसिड करता था। मतलब जब हम नीले लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डाल देते तो क्या कर देता था, उसको लाल कर देता था। और उसका पीएच मान कितना होता है? लाल का पीएच मान 7 से कम। और 7 से कम यहाँ पे किसका है? 7 से कम कम किस क्या होता था? एसिड होता था। तो यहाँ पे बी 7, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी 10, तो ये बेस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। वही बात करें कि ऑप्शन सी की बात करें तो ये 8 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ए जो 5 है मतलब कि ये एसिड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल मतलब कि ये प्राकृतिक अम्ल है, मतलब ये हमको प्राकृतिक द्वारा मिलता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मतलब प्राकृतिक किसमें से मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में, सिरका में, टमाटर में या इमली में? इसमें से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, मतलब कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें हैं, एक छात्र जांच परख नली में लिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है कि एक छात्र जो है जो परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन को लेता है और उसको क्या करता है, तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक मतलब कि जो ये की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है और बेस का पीएच मान कितना होता है? बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान की बात करें मतलब 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, 8 से लेकर 14 के बीच में होता है। और उसके बाद रंग की बात करें तो जैसे ही बेस में हम जाते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था? उसका रंग नीला हो जाता था। और जैसे ही हम 7 से कम मतलब कि एसिड की तरफ बढ़ते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था? लाल हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मतलब धातु है और धातु जब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है? क्षारीय गुण देता है। और क्षारीय का ही यहाँ पे कलर कैसा हो जाता है? नीला। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है? गलत है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डाला जाता है। लोहे की कील लोहे की कील को क्या कहा जा रहा है? डाला जा रहा है। लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe। इसको फेरस बोलते हैं, Fe। विलियन की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उच्च जांच परख नली में क्या होगा? तो हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट अपने से वीक एलिमेंट को उसके रिएक्शन से हटाकर वो खुद आ जाता था। तो यहाँ पे बात करें कि आयरन से यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट वीक है? तो बात करें जिंक जो है वो आयरन से स्ट्रॉन्ग है। फेरस तो खुद ही है, तो फेरस खुद में ये तो होगा नहीं, खुद से आता है नहीं। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी जो है वो फेरस से आती है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे कमजोर क्या है? कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट सही होगा, मतलब कॉपर सल्फेट ही होगा। कॉपर सल्फेट में से CuSO4 में से Cu को अलग करके फेरस खुद आ गया होगा और FeSO4 बना लिया होगा। इसी कारण इसके रंग में भी परिवर्तन आ गया। इसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया।
विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका, आधे घंटे के बाद विलियन का रंग क्यों परिवर्तित हो चुका? फेरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब हम लोग क्लास में पढ़े थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता था? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता था? जिप्सम से बनता था। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र कितना था? जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करें तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता था CaSO4 डॉट 2H2O। और जब हम इसको गर्म करते थे तो ये क्या बनाता था? जब हम CaSO4 हाफ H2O को जब गर्म करते थे, गर्म करने के बाद क्या होता था? गर्म करने के बाद ये टूट के CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करता था। और इसी हाफ H2O को क्या बोलते थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते थे। तो यहाँ पे CaSO4 हाफ H2O कौन है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। आगे बात करें, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तब यह किस रंग का होता है? मतलब कि जब लिटमस पेपर ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब लिटमस पेपर को हम लोग प्राप्त करते तो उसका रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। जब हम उसको अम्ल में डालते थे तो उसका रंग लाल हो जाता था। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। जब हम उसको क्षार में डालते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था? नीला हो जाता था। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। लेकिन वो प्राकृतिक कैसा हो जाता है? बैगनी। और ऑप्शन डी काला, ये भी गलत है। अब आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे कह है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से पता चल जाता है। मतलब कि गंध से कैसे? जो गंध से पता चल जाता था, हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो गंध से हम पता कर लेते कि कोई अम्ल है या क्षार है, उसको क्या बोलते थे? गंधीय सूचक के माध्यम से पता करते थे। तो वो क्या हो जाएगा? गंधीय सूचक, जिसको इंग्लिश में ओल्फैक्टरी बोलते थे। तो गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक ही अम्ल या क्षार को सुगंध के माध्यम से पता चल जाता है। आगे बात करें, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। मतलब जितने भी धातु कार्बोनेट हैं, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब CaH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम CaH4, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल था। तो ये सब क्या होते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते थे? पहला तो वो जल बनाते थे। तो जल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद जितने भी अम्ल अम्ल अति के साथ अभिक्रिया करता, धातु के साथ अभिक्रिया करता था तो क्या बनाता था? लवण का निर्माण करता था। तो ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन सी भी सही होगा। उसके अलावा जब धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता था तो क्या बनाता था? CO2 का भी निर्माण करता था। CO2 का निर्माण करता था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सही हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन डी इनमें सभी, मतलब ये जो ABCD ऑप्शन सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें सभी सही होगा। आगे बात करें, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? जब हम अम्ल को जलीय विलयन में डालते थे तो क्या करता था? H+ आयन डालता था। मतलब कि अम्ल को हम कैसे पहचानते थे? जब उसमें हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो कैसे बोलेंगे कि वो अम्ल है? तो सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। मतलब हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक, मतलब जितने भी यौगिक में हाइड्रोजन पाया जाता है, जितने भी यौगिक में हाइड्रोजन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जितने भी यौगिक में हाइड्रोजन पाया जाता है तो अभी हम बोले कि जिस चीज में हाइड्रोजन पाया जाता है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अम्लीय। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं? अम्लीय होता है। लेकिन क्षारीय बात करें, क्षारीय में क्या पाया जाता है? क्षारीय में तो OH पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन बी ऐसे भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। और दोनों दोनों होगा नहीं कि ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन डी भी ऑप्शन ए सही है। 45 नंबर की बात करें, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? मतलब कि जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसके बारे में क्या सत्य लिखा हुआ है? इन्हें क्षार कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी की बात करें, स्वाद कड़वा होता है,
ये भी सही है। प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, ये भी सही है। तो 45 के इनमें सभी, तो इनमें सभी ही सही होगा, क्योंकि ये इन्हें क्षार भी कहते हैं, स्वाद कड़वा भी होता है, प्राकृतिक संक्षारक भी होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करें, पीएच में पी क्या है? पीएच में जो पीएच जो है, उस पीएच में पी क्या, किस चीज का सूचक है? तो उसको पुषांश कहते हैं। पुषांश मतलब पोटीय पुषांश, पावर नहीं, पुषांश बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब कि एसिटिक अम्ल जो है वो हमको प्राकृतिक में कहाँ से प्राप्त होता है? हम एसिटिक अम्ल को प्राकृतिक में कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो संतरा में क्या पाया जाता है? टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका सिरका एसिटिक। इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल। इसमें पाया जाता है, संतरा में तो मैलिक अम्ल पाया, संतरा में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल इमली में तो नहीं पाया जाता है, टमाटर में भी नहीं पाया जाता है। संतरा व नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा व नींबू में इसमें एसिटिक नहीं, सिट्रिक होगा। एसिटिक तो सिरका में पाया जाता है। इमली में सिट्रिक अम्ल, दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, और दही में लैक्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा पाया जाता है? इमली तो नहीं होगा, सॉरी, चींटी के डंक, लैक्टिक अम्ल, दही, ये तो पहले ही माना। चींटी के डंक और नेटल के डंक में क्या पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता, ना एसिटिक ना लैक्टिक, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मतलब कि चींटी के डंक की बात करें या क्या बात है, चींटी के डंक की बात करें या नेटल नेटल के डंक की बात करें, तो उसमें क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि दांत का क्षय कब से प्रारंभ होता है? जब उसका पीएच मान एसिडिक, मतलब कि हमारे दांत में जो, जब भी हम शुगर युक्त कोई भी पदार्थ खाते हैं, वो चॉकलेट हो या कोई भी ड्रिंक हो या कुछ भी हो, तो क्या होता है, हमारे दांत में कीटाणु आ जाते हैं, और वो कीटाणु तो वो हमारे शुगर युक्त पदार्थ को खाकर गंदगी निकालते हैं, और वो गंदगी कैसा होता है? एसिडिक होता है। और उसका मान जब 5.5 से, एसिडिक मान जब 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांत का सबसे ऊपरी परत जिसे इनामेल कहते हैं, और जो हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है इनामेल, वो संचरण होने लगता है। तो उसका मान कितना होता है? 5.5 से कम। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो 5.5 से अधिक होने पर नहीं, पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल, हमारे पेट उधर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हम लोग क्या पढ़े थे बायो में? हम लोग पढ़े थे कि हमारे अमाशय में, मतलब कि हमारे उधर अमाशय या पेट या उदर गुहा जो भी बोले या स्टोमक बोले, उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl बोलते हैं, जो हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को क्या करता है? मारने का काम करता है, और वो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के विलयन की अभिक्रिया से, मतलब कि जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो कौन सा लवण बनाता है? तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लिख लेते क्या क्या दिया हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl। उसके अलावा क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा, और हाइड्रोजन ये मिलके आपस में H2O का निर्माण करेंगे। तो कौन सा हाथी बना, कौन सा अम्ल का निर्माण हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कौन सा बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता था, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडा बोला जाता था, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते थे तो क्या बनता था, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम का कार्बोनेट में हम 10H2O का क्रिस्टलाइजेशन करते थे, तो किस चीज का निर्माण होता था, धोने का सोडा का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। मतलब कि जब हम सोडियम कार्बोनेट में 10H2O को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्या, धोने का सोडा का निर्माण होता है। तो Na2CO3.10H2O ऑप्शन ए सही होगा। बात करें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट गलत होगा, सोडियम कार्बोनेट तो ये हो गया Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3, मतलब कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी गलत होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा को। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। IUPAC नेम बेसिकली एक कार्बन चैप्टर का है, और इसको हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इसको डीपली हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव मार्क चलते कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल होता है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि जल में जो कठोर हो जाता है, कठोर मतलब कि क्या, उसमें सोडियम नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, उस अधिक को, उस जल को क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। तो उसको कम कैसे करते थे, उसमें धोने का सोडा मिलाकर, धोने का सोडा का उपयोग में हम पढ़े थे कि धोने का सोडा मिलाने से क्या होता है, जल की जो अस्थायी कठोरता है वो खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्नि अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा, जो सोडा अम्ल है उसको अग्निशामक अम्ल के में कैसे उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हम किसका उपयोग करते हैं, सोडा अम्ल अग्नि, मतलब सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हम इसमें से किसका उपयोग करते हैं। तो बात करें कि सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट बात करें कि सल्फेट अर्ध सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं। सल्फेट Na2CO3 हाफ H2O, जो इसका नाम है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, जिसको Na2CO3 डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है,
तो सी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ऑप्शन बी, मतलब कि जब हम CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसका फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, में हम प्लस हाफ H2O और रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, जिप्सम बन जाता है। और इसी को जब हम हाफ H2O को वापस निकाल लेते हैं तो क्या बना लेता है, POP। तो ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। और वही बात करें कि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया, तो जिप्सम का फॉर्मूला ये पूरा हो गया। नेक्स्ट बात करें, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, मतलब एसिड जो है, एसिड का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम क्या होता है, अम्ल का पीएच मान। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है। मतलब चूने की जो पानी होता है CaOH2 कैल्शियम, CaOH2 को चूने की पानी में जब हम CO2 को प्रवाहित करते हैं तो क्या बना लाता है, CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया चूने के पानी। और चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, जैसे कि हम जब चूने को जब हम दीवार पे क्या करते हैं, लपेटते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायु में है वो उससे रिएक्ट करके उसका रंग कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। तो यहाँ पे क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, CO2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 63 नंबर की 64 नंबर की बात करें, दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रायः यूज करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारे दांत में जो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण हमारा दांत क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम किसका उपयोग करेंगे, क्षार चीज का उपयोग करेंगे। क्षार चीज हमारा क्या करेगा, हमारे दांत में उपस्थित अम्ल को वो नॉर्मल कर देगा, रिएक्ट करके उसको नॉर्मल बना देगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे क्लास में कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना, 5.6 से अधिक रहता है तो सही है, लेकिन 5.6 से जैसे जैसे कम होगा तो अम्लीय वर्षा घातक हो सकती है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो जाता है, 5.6 से कम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि 5.6 नहीं, 5 ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 5.6 नहीं, हमारे 5.6 से कम। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तो गलत है ही। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक मतलब कि नेचर द्वारा प्राप्त किया गया है और वो हमको बताता है कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है। तो हल्दी, ऑप्शन ए ही सही है। बिकॉज के ऑप्शन बी मेथेनोइक अम्ल, फेनोल्फथालीन, और ये दोनों क्या है, मैनमेड है, मतलब कि मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा, हल्दी प्राकृतिक है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड मतलब कि बेसिक नेचर के। तो SO2 क्या है, सल्फर क्या है, सल्फर एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो कौन सा एसिडिक गुण प्रदर्शित करता है। वही बात करें कि NO2 में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन भी क्या है, नाइट्रोजन भी आती है, मेटल नहीं, नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे हुए तो ये भी एसिडिक गुण ही दिखाएगा। वही बात करें कि फास्फोरस भी बेसिक नेचर ही दिखाता है क्योंकि ये भी क्या है, नॉन मेटल। लेकिन बात करें कि सोडियम, Na2O क्या है, सोडियम जो है वो मेटल है और मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या कौन सा गुण दिखाएगा, बेसिक नेचर दिखाएगा। और बेसिक नेचर दिखाएगा तो यहाँ पे यही को पूछा है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन है, तो यहाँ क्षारीय ऑक्साइड ऑप्शन डी सही है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग पाउडर बनता है NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल का अम्ल से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब कि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए NaHCO3 को गर्म करने के साथ साथ उसमें टार्ट्रिक अम्ल को भी मिलाते हैं, उसके बाद ही
बेकिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? मतलब कि भस्म नहीं है तो क्या होगा, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा। कैल्शियम ऑक्साइड भस्म नहीं है, सोडियम क्लोराइड NaCl ऑप्शन बी सही होगा, बिकॉज की कैल्शियम ऑक्साइड भी भस्म ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी भस्म होगा, Na2CO3 ऑप्शन बी सही होगा। तो आज हम क्लास 10th के एसिड बेस के 35 क्वेश्चन को लगाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, इसलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।